अरबों खरबों गैलेक्सीज। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम इन नंबरों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन 14 अरब साल पहले इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं था। बिग बैंग तक। बिग बैंग ही स्पेस और खुद टाइम की शुरुआत है। हम स्पेस और टाइम के एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक जाता है। विज्ञान शो पेश करता है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ये हमारी दुनिया है। शहर, जंगल, महासागर, लोग। यूनिवर्स की हर चीज उस मैटर से बनी है जो बिग बैंग के पहले कुछ सेकंड्स में बना था। हर तारा, हर ग्रह, हर एटम, घास का हर तिनका, पानी की हर बूंद। पानी बहुत पुराना है। इसमें मौजूद हाइड्रोजन एटम्स बिग बैंग के कुछ ही पलों बाद पैदा हुए थे और फिर बाकी सब कुछ बना। बिग बैंग हमारे यूनिवर्स और उसकी हर चीज के लिए एक अहम घटना है। हमारे अतीत, आज और भविष्य के राज समय के इसी एक पल में छिपे हैं। बिग बैंग के राज खोलने के लिए हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाना होगा और अपनी गैलेक्सी से भी आगे का सफर करना होगा। जैसे जैसे हम गहरे स्पेस में जाते हैं, हम असल में अतीत में देख रहे होते हैं और समय की शुरुआत को देखने के करीब पहुंच रहे होते हैं। सबसे पहली नई नवेली गैलेक्सी और उसके पहले सितारों को पार करके हम उस पल में पहुंचते हैं जब यूनिवर्स शुरू हुआ था और साइंस के सबसे बड़े सवालों का सामना करते हैं। ये फिजिक्स का होली ग्रेल है। हम जानना चाहते हैं कि ये धमाका क्यों हुआ, ये क्या था जो फटा और इस धमाके से पहले क्या था। जवाब पाने के लिए हमने शहरों जितनी बड़ी मशीनें बनाई हैं ताकि उन हालातों को फिर से बना सकें जो यूनिवर्स बनने के समय थे, और स्पेस टेलीस्कोप बनाए हैं ताकि अपने अतीत में झांक सकें। हम सदियों पुराने इन सवालों के जवाब के करीब पहुंच रहे हैं। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहां से आए हैं? क्या यूनिवर्स की कोई शुरुआत या अंत है? और अगर है तो वो कैसे है? अगर हमें इसका जवाब मिल गया तो ये इंसान की सोच की सबसे बड़ी जीत होगी। हम ईश्वर के मन को जान जाएंगे। बिग बैंग की शुरुआत अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है, और हम जितना सीखते हैं ये रहस्य उतना ही गहरा होता जाता है। हम सोचना पसंद करते हैं कि हमारा यूनिवर्स अनोखा है, लेकिन अब हमें इतना यकीन नहीं है। शायद कई यूनिवर्स का एक मल्टीवर्स हो। एक और संभावना ये है कि हमारा बिग बैंग कई बिग बैंग्स में से एक है, शायद अनगिनत यूनिवर्सेस में से एक, और उन अनगिनत यूनिवर्सेस में दूसरे हिस्से भी हो सकते हैं जहां आज एक बिग बैंग हो रहा हो। लेकिन हम सिर्फ एक यूनिवर्स के बारे में जानते हैं और इसी एक को समझना काफी मुश्किल है।
1920 के बाद के दशक से हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसके बारे में हमारी सारी समझ उलट-पुलट हो गई है। ये समझना जरूरी है कि पिछली सदी में यूनिवर्स की हमारी तस्वीर कितनी बदल गई। 20वीं सदी की शुरुआत में साइंस में एक आम राय ये भी थी कि यूनिवर्स स्थिर है और हमेशा से ऐसा ही था। 1929 में ये सब बदल गया। लॉस एंजलिस के ऊपर माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने पाया कि गैलेक्सीज एक जगह पर टिकी नहीं है। वे न केवल घूम रही हैं, बल्कि वे पृथ्वी से अविश्वसनीय गति से दूर जा रही है। ये बिग बैंग का पहला असली सबूत था। औसतन सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है और अजीब बात यह है कि जो 2 गुनी दूर थी वे 2 गुनी तेजी से दूर जा रही थी और जो 3 गुना दूर थी वो 3 गुना तेजी से दूर जा रही थी। और इसी तरह सब कुछ हमसे दूर जा रहा था। इसे हबल के नियम के नाम से जाना जाने लगा। उनकी खोज आज भी बिग बैंग की खोजबीन का शुरुआती बिंदु है। हबल ने उन गैलेक्सीज की गति को देखकर यह साबित कर दिया कि यूनिवर्स फैल रहा है। सिद्धांत के अनुसार एक फैलता हुआ यूनिवर्स किसी एक बिंदु से शुरू हुआ होगा। यूनिवर्स कितनी तेजी से फैल रहा है, ये मापकर साइंटिस्ट्स ने पीछे की ओर गणना की और ये पता लगाया कि ये कब अस्तित्व में आया। लोग सवाल पूछते हैं, आपको कैसे पता कि यूनिवर्स 13.7 अरब साल पुराना है? आप कोई ज्ञानी तो नहीं है? आप 13.7 अरब साल पहले वहां नहीं थे। खैर, जब आप वीडियो टेप पर टेलीविजन देखते हैं तो आप एक धमाका देखकर स्टॉप बटन दबाते हैं और आप उसे पीछे चलकर देख सकते हैं कि ये वास्तव में कब हुआ था। कॉस्मोलॉजी में भी यही होता है। हम वीडियो टेप को पीछे चला सकते हैं, फिर गणना करते हैं कि ये सब एक कॉस्मिक धमाके से कब शुरू हुआ। समय में पीछे देखने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रात के आसमान को देखें तो आप उन सितारों को देख रहे हैं जो लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं, जिसका मतलब है कि उन सितारों की रोशनी को यहां तक पहुंचने में लाखों साल लगे। तो अगर आप काफी दूर तक देखें तो आपको यूनिवर्स की शुरुआत दिखाई देनी चाहिए। महान एस्ट्रोनॉमर के नाम पर रखा गया हबल स्पेस टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स में बहुत गहराई तक, समय में पीछे और बिग बैंग के पल के करीब देखने की सुविधा देता है। लेकिन साइंटिस्ट्स के लिए बिग बैंग तक समय को पीछे ले जाना केवल पहला कदम था। जब लोग पहली बार बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुनते हैं तो वो कहते हैं, अच्छा ये हुआ कहाँ था? वहां हुआ था या उधर हुआ था? आखिर हुआ कहाँ था? असल में ये हर जगह हुआ, क्योंकि उस समय यूनिवर्स खुद ही बहुत छोटा था। ये कुछ सबसे मुश्किल और उलझी हुई कॉन्सेप्ट्स में से है। तो यहाँ एक दिमाग चकराने वाला सवाल है, बिग बैंग से पहले क्या था? प्राचीन काल के दार्शनिक कहते थे कि कुछ भी नहीं से कुछ कैसे पैदा हो सकता है। और मेरे लिए आश्चर्य की बात यह है कि फिजिक्स के नियम ऐसे होने देते हैं, और इसका मतलब है कि हमारा पूरा यूनिवर्स, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी आज हमारे लिए मायने रखता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं से पैदा हो सकता था। बिग बैंग को समझने में ये सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। पहले आपको ये मानना होगा कि कुछ नहीं में से कुछ बनाया गया था। रचना के उस पल को इंसानी भाषा में बताना नामुमकिन है। बस हम इतना जानते हैं कि जो शायद कुछ भी नहीं था, उससे हम लगभग अनंत घनत्व, अनंत तापमान और अनंत हिंसा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये समझना कि कुछ नहीं कुछ में कैसे बदल गया, शायद हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन अगर आप ये समझ गए तो आप बिग बैंग को समझने लगते हैं। जब टाइम और स्पेस शुरू हुए और उस बड़े धमाके ने सब कुछ बना दिया।
समय की शुरुआत में यूनिवर्स एक धमाके के साथ अस्तित्व में आता है, बिल्कुल कुछ नहीं से सब कुछ में। लेकिन ये सब कुछ असल में एक ही बिंदु है, असीम रूप से छोटा, कल्पना से परे, शुद्ध ऊर्जा का एक बहुत घना कण। बिग बैंग इतना विशाल था कि उसमें हमारी यूनिवर्स की 400 अरब गैलेक्सीज में मौजूद सारा मास और सारी एनर्जी एक एटम से भी छोटे क्षेत्र में पैदा कर दी। पूरा दिखाई देने वाला यूनिवर्स उस समय एक सेंटीमीटर के अरबवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से जितना बड़ा था। सब कुछ एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घने क्षेत्र में सिमटा हुआ था। ये अभी मैटर भी नहीं है, बस उबलती हुई एनर्जी का एक बिंदु है। ये यूनिवर्स और उसकी हर चीज की शुरुआत थी। अब सब कुछ सरल था। आज जिन फोर्सेस के बारे में हम जानते हैं वो सभी एक ही थीं। यूनिवर्स का कोई आकार नहीं था, उसकी कोई बनावट नहीं थी। रचना के उसी पल में फिजिक्स के सभी नियम, वे फोर्सेस जो हमारे यूनिवर्स को बनाती हैं, आकार लेने लगीं। सबसे पहली फोर्स जो उभरी वो थी ग्रेविटी। यूनिवर्स का भविष्य, उसका आकार, बनावट और उसमें मौजूद हर चीज उसी पल तय हो गया था। कार्लोस फ्रैंक इस बात का अध्ययन करते हैं कि ग्रेविटी ने यूनिवर्स को कैसे आकार दिया। वे इस सुपर कंप्यूटर में नकली यूनिवर्स बनाते हैं। वो हर एक को अलग अलग मात्रा में ग्रेविटी देते हैं। पहले वाले में उन्होंने बहुत कम ग्रेविटी रखी, जिसका नतीजा हुआ खैर कुछ भी नहीं। ग्रेविटी ने हमारे यूनिवर्स को बचाया है, क्योंकि ग्रेविटी अगर कमजोर होती तो हमारा यूनिवर्स बहुत उबाऊ होता, जिसमें सब कुछ इतनी तेजी से अलग हो रहा होता कि कोई गैलेक्सी बन ही नहीं पाती। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे यूनिवर्स को प्रोग्राम किया जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी थी। अगर ग्रेविटी हमारी सोच से ज्यादा मजबूत होती तो भी हमें एक नाकाम यूनिवर्स मिलता और सब कुछ ब्लैक होल में समा जाता। किस्मत से बिग बैंग ने इसे बिल्कुल सही बनाया, ग्रेविटी की एकदम सही मात्रा। ग्रेविटी के उभरने के बाद फोर्सेस की उथल पुथल में बिग बैंग के 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के बाद भी एनर्जी की एक लहर उठी और यूनिवर्स को सभी दिशाओं में अविश्वसनीय गति से फैला दिया। पूरा स्पेस एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में अविश्वसनीय रूप से बड़े फैक्टर में फैल गया। हम सोचते हैं कि एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय में स्पेस 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और आपको बता दें, ये रोशनी की गति से भी तेज था। लेकिन रुकिए, क्या ये फिजिक्स के नियमों में से एक को नहीं तोड़ता? यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी जानते हैं कि आप रोशनी की गति से तेज नहीं जा सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें एक लूप होल है। देखिए, कुछ भी रोशनी से तेज नहीं जा सकता और कुछ भी नहीं, यानी खाली स्पेस। चिंता मत कीजिए, ये विचार साइंस के सबसे तेज दिमागों को भी चकरा देता है। लेकिन शुरुआती यूनिवर्स को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट्स को लगता है कि यूनिवर्स को एक एटम के आकार से एक बेसबॉल जितना बड़ा होने में 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय लगा। ये सुनने में ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन ये गोल्फ बॉल के उतने ही समय में पृथ्वी के आकार के होने जैसा है। इसका मतलब है कि ये फैल रहा था, रोशनी की गति से भी तेज, बहुत तेज। शुरुआती यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें इतनी तेज से हो रही थी क्योंकि सब कुछ इतना करीब था कि हमें चीजों को बताने के लिए टाइम की एक नई यूनिट की जरूरत पड़ी। इसे प्लैंक टाइम कहा जाता है। एक प्लैंक टाइम कितना छोटा होता है, ये समझने के लिए जरा सोचिए। 1 सेकंड में उतने प्लैंक टाइम होते हैं जितने बिग बैंग के बाद से अब तक सेकंड्स भी नहीं हुए हैं। ये गणित दिमाग चकराने वाला है। 1 साल में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा सेकंड्स होते हैं
और बिग बैंग को हुए 14 अरब साल हो चुके हैं, तो 3,15,56,926 को 14 अरब से गुणा करें और जो आपको मिलेगा वो एक बहुत बड़ी संख्या है। ये इतना छोटा टाइम स्केल है कि इंसान का सारा अंदाजा फेल हो जाता है। अगर हम अपनी घड़ियों को देखें और एक सेकंड मापें तो हम पूछ सकते हैं ये कितने प्लैंक टाइम्स है। खैर, ये एक अरब 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 प्लैंक टाइम्स है। तो अब बिग बैंग सिर्फ कुछ प्लैंक टाइम्स पुराना है। शुद्ध एनर्जी का एक फटता हुआ गोला जो रोशनी की गति से भी तेज फैल रहा है। अगले कुछ प्लैंक टाइम्स में वो यूनिवर्स पैदा होगा जिसे हम आज जानते हैं। बिग बैंग के एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से के बाद यूनिवर्स इतना छोटा है कि आपकी हथेली में समा सकता है, लेकिन एक सेकंड के एक और छोटे से हिस्से में यह फैलकर पृथ्वी के आकार का हो जाता है। फिर रोशनी की गति से भी तेज चलते हुए ये हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़ा हो जाता है और ये अब भी बहुत ज्यादा गर्म एनर्जी का एक उबलता हुआ तूफान है। ये आज यूनिवर्स में अनुभव की जा सकने वाली किसी भी चीज से ज्यादा गर्म, घना और ज्यादा हिंसक होगा। एक तारे का भी भीतर भाग भी बिग बैंग की शुरुआती पलों की हिंसा की तुलना में शांत और निर्मल है। तापमान इतना गर्म था कि आपके शरीर के एटम्स भी बिखर जाते, इतने गर्म कि एटम्स फट जाते। खरबों डिग्रीज गर्म। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता रहता है ये ठंडा भी होने लगता है। गिरता तापमान यूनिवर्स के विकास के अगले चरण को शुरू करता है। धमाके की कच्ची एनर्जी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदल जाती है। ये यूनिवर्स का पहला मैटर है। एनर्जी के मैटर में बदलने की ये भविष्यवाणी एल्बर्ट आइंस्टीन ने बिग बैंग के बारे में बात शुरू करने से सालों पहले की थी। ये साइंटिफिक इक्वेशन है जिसे हर स्कूली बच्चा जानता है। एक बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है, वो है E=mc²। ये यूनिवर्स की रचना के बारे में कुछ कहता है। ये कहता है कि भले ही यूनिवर्स सिर्फ शुद्ध एनर्जी से बना हो, क्योंकि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है, तो आप इस शुद्ध एनर्जेटिक घटना से वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम यूनिवर्स में देखते हैं। आइंस्टाइन के छोटे से इक्वेशन का बड़ा प्रभाव था। इसी से पहले न्यूक्लियर बम बने। एक न्यूक्लियर धमाके में थोड़ी मात्रा में मैटर भारी मात्रा में एनर्जी में बदल जाता है। जब यूनिवर्स बन रहा था तो ठीक इसका उल्टा हुआ। शुद्ध एनर्जी मैटर के कणों में बदल गई। आपको शुरुआत में मैटर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एनर्जी चाहिए, और अकेली एनर्जी ही पूरे यूनिवर्स के निर्माण का कारण बन सकती है। बिग बैंग के बाद एक सेकंड के बस एक छोटे से हिस्से में हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स आकार लेने लगते हैं। लेकिन ये पहला मैटर आज जो हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। यूनिवर्स की उम्र के साथ मैटर का सामान बहुत अलग रहा है। जिसे अब हम नॉर्मल मैटर मानते हैं वो बिग बैंग के शुरुआती पलों में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अभी तक कोई एटम्स नहीं थे, लेकिन छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। बिग बैंग के शुरुआती पलों में यूनिवर्स इतना गर्म और घना था कि वहां भारी मात्रा में एनर्जी थी और इसलिए हर समय पार्टिकल्स बन रहे थे और एनर्जी और मैटर इस गर्म घने सूप में आगे पीछे हो रहे थे। वो शुरुआती मैटर इतना अस्थिर था कि उससे यूनिवर्स का वैसा बनना शुरू नहीं हो सकता था जैसा हम जानते हैं।
इसे ऐसे सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के ग्रैंड सेंट्रल में रश आवर की कल्पना कीजिए, उस बहुत गर्म शुरुआती यूनिवर्स के रूप में। मेन कॉनकोर्स से भागते हुए यात्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अगर आप लोगों की भीड़ को देखें, एक बड़ी भीड़ को, तो वो बेतरतीब लग सकते हैं। वो बेतरतीब अजीब हरकत बहुत कुछ वैसी ही है जैसी यूनिवर्स के पार्टिकल्स में बिग बैंग के शुरुआती पलों में हो रही थी। शुरुआती यूनिवर्स का अत्यधिक तापमान सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ऊर्जा देता है। वे प्रकट होते हैं, वे गायब हो जाते हैं। वे अविश्वसनीय गति से इधर उधर भागते हैं। ये पूरी तरह से अराजकता है। ये लोगों की तरह हैं। अगर वो उत्साहित हैं और ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ रहे हैं तो वो तेजी से घूमेंगे, लेकिन आखिरकार वो शांत हो जाते हैं और धीमे हो जाते हैं। एक तरह से हमारे यूनिवर्स के साथ भी यही हो रहा है। पार्टिकल्स बहुत तेजी से घूम रहे हैं और जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता है, पार्टिकल्स ज्यादा धीरे धीरे चलते हैं और एक तरह से कम बेतरतीब होते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता है, पार्टिकल्स वापस एनर्जी में बदलना बंद कर देते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये अभी भी एक गर्म, हिंसक जगह है। ये सब 1 सेकंड के उन हिस्सों में हो रहा है जो पता लगाने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन बिग बैंग अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रहा है। मैटर और उस एक चीज के बीच एक जबरदस्त लड़ाई जो यूनिवर्स को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर सकती है। एंटी मैटर। यूनिवर्स की हर चीज मैटर से बनी है। सबसे छोटे पत्थर से लेकर सबसे बड़े तारे तक, और जितना भी मैटर कभी होगा वो सब बिग बैंग की शुद्ध एनर्जी से बना था। आइंस्टाइन का इक्वेशन E = mc² कहता है कि एनर्जी मैटर में बदल जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक थियरी थी। आज साइंस उस थियरी का परीक्षण करने में सक्षम है। ये स्विट्जरलैंड में सर्न है, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन का घर। ये एक शहर के आकार का है और इसे बिग बैंग के बाद के 10 लाखवें हिस्से के हालातों को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है। अगर हम और भी छोटे पैमानों की जांच करना चाहते हैं तो अजीब तरह से हमें और भी बड़ी मशीन की जरूरत होती है। इसे करने का कोई और तरीका नहीं है। इसीलिए बड़ी मशीन्स का मतलब है छोटी फिजिक्स, यानी शुरुआती समय, और इसीलिए यूनिवर्स की उत्पत्ति के और करीब पहुंचना। इस विशाल मशीन को कोलाइडर कहा जाता है। इसे बिग बैंग के बाद के उन पहले सेकंड के हिस्सों में वापस ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 12 फुट चौड़ी कंक्रीट से बनी गोलाकार सुरंग है जो 17 मील लंबी है। कोलाइडर मैटर के छोटे कणों को लगभग रोशनी की गति से एक दूसरे से टकराता है। एक पल के लिए ये टक्करें बिग बैंग के विस्फोट बल के समान टर्बोचार्ज्ड एनर्जी पैदा करती है, और फिर वो शुद्ध एनर्जी कुछ देर के लिए मैटर में बदल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे लगभग 14 अरब साल पहले हुआ था। लेकिन एक विशाल मशीन को इन टक्करों को देखने के लिए एक विशाल डिटेक्टर की जरूरत होती है। ये डिटेक्टर 5 मंजिला ऊंचा है और इसका वजन 7000 टन से ज्यादा है, और 7000 टन आपको अंदाजा देने के लिए आईफिल टावर का वजन है। लेकिन ये जितना बड़ा है, ये नए मैटर के असली पार्टिकल्स को नहीं देख सकता। वे बस एक पल के लिए रहते हैं और इतनी तेजी से चलते हैं कि ये केवल उनके रास्ते को रिकॉर्ड कर सकता है।
इन पार्टिकल्स में बहुत एनर्जी होती है, वे बहुत बहुत तेजी से चलते हैं और इसीलिए आपको इन पार्टिकल्स के रास्तों को बहुत सटीक रूप से मैप करने के लिए बहुत बड़े डिटेक्टर की जरूरत होती है। तो डिटेक्टर इतना बड़ा है क्योंकि आपको बेहतर रेजोल्यूशन चाहिए। ये बिल्कुल एक कैमरा की तरह काम करता है, जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे तस्वीर उतनी ही बेहतर होगी। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, हमारे पास बस एक 5 मंजिला कैमरा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये बताएगा कि एनर्जी मैटर में कैसे बदलती है। लेकिन सिर्फ कोई भी मैटर नहीं, उस तरह का मैटर जो 14 अरब साल पहले समय की शुरुआत में उभरा था। लेकिन यूनिवर्स के जन्म में समय की शुरुआत एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि शुद्ध एनर्जी ने यूनिवर्स की सबसे खतरनाक चीजों में से एक को भी पैदा किया, एंटी मैटर। जी हाँ, एंटी मैटर, ये असली है। एंटी मैटर साधारण मैटर का आईने जैसा प्रतिबिंब है। हालांकि मैटर में एक चार्ज होता है और एंटी मैटर में विपरीत चार्ज होता है। अगर एंटी मैटर से बना एक एंटी में होता तो वो व्यक्ति सिद्धांत रूप में बिल्कुल मेरे जैसा दिख सकता था। वही व्यक्तित्व, वही आदतें, सब कुछ, सिवाय इसके कि जब मैं उससे हाथ मिलाने का फैसला करता उस समय एक विशाल न्यूक्लियर धमाके में हम एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर देते। पॉजिटिव चार्ज वाला मैटर अपने सबसे बड़े दुश्मन नेगेटिव चार्ज वाले एंटी मैटर से भिड़ जाता है। यूनिवर्स का भविष्य इस महायुद्ध के संतुलन पर टिका है। बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये अच्छा नहीं है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर हो, वो एक ऐसे यूनिवर्स के बराबर है जिसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं हो, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर खत्म होकर वापस शुद्ध रेडिएशन में बदल जाएंगे और कुछ भी दिलचस्प नहीं होगा। कई तारे, कई गैलेक्सीज और बीच में कोई लोग नहीं। रिस्क के एक कॉस्मिक खेल की तरह जिस तरफ सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं वही जीतता है। स्कोर बहुत करीब था, लेकिन एक विजेता था। एंटी मैटर के हर अरब पार्टिकल्स के लिए मैटर्स के 1 अरब और पार्टिकल्स थे। वो रचना का क्षण था। हर छोटे से हिस्से में मैटर का वो एक अतिरिक्त पार्टिकल बच जाता है। इतना बच जाता है कि आज हम सितारों और गैलेक्सीज में जो भी मैटर देखते हैं वो सब बन सके। एक अरब में एक शायद ज्यादा न लगे, लेकिन ये एक यूनिवर्स बनाने के लिए काफी है। हम बचे हुए हैं। तो मानो या ना मानो, आपके आसपास जो कुछ भी है, आपके शरीर के एटम्स, सितारों के एटम्स, वे कुछ भी नहीं बल्कि बचे हुए हैं मैटर और एंटी मैटर के बीच इस प्राचीन टक्कर से बचे हुए। किस्मत से हमारे लिए इतने बचे हुए थे कि सारे तारे और ग्रह बन सकें, और यूनिवर्स अभी भी 1 सेकंड से भी कम पुराना है। लेकिन अब ये छोटे आदिम कणों से भरा हुआ है। अगला चरण उन छोटे कणों को जोड़कर पहले एटम्स को बनाना है। कुछ प्लैंक टाइम्स इधर उधर कर दें तो यूनिवर्स लगभग 1 सेकंड पुराना है, और अभी भी ये एक बहुत अजीब जगह है। लेकिन मैटर ने एंटी मैटर के साथ लड़ाई जीत ली है, और अब यूनिवर्स बनाने का समय है। ये अभी भी बहुत गर्म और अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैल रहा है। जब यूनिवर्स 1 सेकंड पुराना था तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स आज जो हम देखते हैं उससे बहुत अलग थे। वो कोई एटम्स नहीं थे। आज हमारे चारों ओर हम कमरे में जो कुछ भी पहचानते हैं वो अभी तक मौजूद नहीं था। अब वो सब बदलने लगता है। तापमान लगातार ठंडा होता रहता है, और जैसे जैसे आदिम पार्टिकल्स धीमे होते जाते हैं, वे एक साथ जुड़कर पहले एलिमेंट्स के एटम्स बनाने लगते हैं। सबसे पहले बनने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और फिर अगले 3 मिनट में यूनिवर्स 2 और एलिमेंट्स बनाना शुरू करता है।
हीलियम और लिथियम। हम एक ऐसे यूनिवर्स से आए जो असीम रूप से छोटा था और एक ऐसे यूनिवर्स तक पहुंचे जो लाइट ईयर्स बड़ा था। पहले 3 मिनट में यूनिवर्स में जो कुछ भी दिलचस्प होना था वो सब हो गया। खैर, पूरी तरह से नहीं। अगर आप वहां होते तो आप इसे देख नहीं सकते थे। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो सचमुच हम अरबों साल अतीत में देख सकते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही था। नहीं, ये सच नहीं है। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद तभी यूनिवर्स पारदर्शी होने लगा, लेकिन उससे पहले ये दूधिया था। ये ढीले इलेक्ट्रॉन्स का एक दूधिया सूप था। युवा यूनिवर्स को इतना ठंडा होना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स धीमे होकर नए एटम्स से चिपक सकें। यूनिवर्स में सभी हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम एटम्स को बनने में बहुत समय लगा। साइंटिस्ट्स का हिसाब है कि इलेक्ट्रॉन्स को इतना धीमा होने में 3,80,000 साल लगे कि यूनिवर्स बड़े पैमाने पर एटम्स बनाना शुरू कर सके। जब ऐसा होता है तो दूधिया धुंध छंट जाती है, पहली रोशनी निकलती है और पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। लगभग 14 अरब साल बाद न्यू जर्सी में 2 युवा साइंटिस्ट्स ने इसे गलती से पकड़ लिया। 1964 में आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन हमारी गैलेक्सी में रेडियो सिग्नल्स का नक्शा बना रहे थे। वे जहां भी देखते उन्हें एक अजीब बैकग्राउंड की भिनभिनाहट सुनाई देती। उन्हें सबसे पहले अपने उपकरणों पर शक हुआ। शायद एंटीना पर कबूतर की बीट इस अजीब सिग्नल का कारण बन रही थी, लेकिन एंटीना साफ करने के बाद भी रहस्यमयी भिनभिनाहट बनी रही। तो कबूतर की बीट का तो कोई मामला नहीं था। पेंजियास ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया और कहानी के अनुसार पीछे बैठे एक व्यक्ति ने कहा, या तो आपने चिड़िया की बीट के प्रभाव की खोज की है या यूनिवर्स के निर्माण की। ये वास्तव में रचना का क्षण था। लगभग 14 अरब साल पहले, जब उन पहले एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स मिले थे। ये वो क्षण है जब दूधिया बादल छट जाता है और नया यूनिवर्स पहली बार दिखाई देता है। इस महत्वपूर्ण घटना की बेहतर तस्वीरें लेने के लिए नासा ने कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर सैटेलाइट या COBE लॉन्च किया। उन्होंने इसे स्पेस की ओर निर्देशित किया, जहां इसने यूनिवर्स का तापमान लिया। स्पेस में तापमान के अंतर को मापकर उन्होंने हमारे शुरुआती यूनिवर्स का पहला नक्शा बनाया। इन तस्वीरों को ईश्वर का चेहरा कहा गया। हमें शानदार तस्वीरें मिली, नए नवेले यूनिवर्स की तस्वीरें, जब वो 3,80,000 साल का था। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी। तस्वीरें बहुत धुंधली थीं। कोप के नतीजे बस काफी अच्छे नहीं थे। मिशन अच्छा दिख रहा है? लिफ्ट ऑफ? तो नासा ने एक और भी उन्नत सैटेलाइट लॉन्च किया, WMAP, द विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। 2001 में डेविड स्पर्गल उस टीम का हिस्सा थे जो शुरुआती यूनिवर्स की साफ तस्वीर की तलाश में थी। केप जाना रोमांचक था। ये उन पलों में से एक था जब हम वहां बैठे थे, इसे देख रहे थे। मैं वहां अपने परिवार के साथ था, रॉकेट को ऊपर जाते हुए देख रहा था। यह बहुत रोमांचक था जब लगभग 1 दिन के भीतर हम सैटेलाइट से अपना पहला सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम हो गए और जान गए कि यह काम कर रहा है और ठीक से काम कर रहा है। ये शुरुआती यूनिवर्स की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीर है, बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद। लाल और पीले क्षेत्र ज्यादा गर्म हैं, नीले और हरे क्षेत्र ठंडे हैं, और तापमान के ये अंतर यूनिवर्स के भविष्य की संरचना के सुराग हैं। आप तापमान में छोटे छोटे बदलाव देखते हैं। तापमान में ये छोटे बदलाव घनत्व में छोटे बदलावों को दर्शाते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादा मैटर है, इस क्षेत्र में कम मैटर है। हमारे यूनिवर्स के निर्माण के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कहां ज्यादा मैटर है और कहां कम। बिना मैटर वाले क्षेत्र खाली स्पेस बन जाएंगे।
और ज्यादा घने मैटर वाले क्षेत्र गैलेक्सीज, सितारों और ग्रहों के निर्माण स्थल बन जाएंगे। ये वो उतार चढ़ाव हैं जो बढ़कर गैलेक्सीज बनाएंगे। तो अगर ये छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव ना होते तो आप और मैं आज यहाँ नहीं होते। हमारा यूनिवर्स अब 3,80,000 साल पुराना है और खरबों खरबों मील में फैला है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल स्पेस में तैर रहे हैं। उन गैसों से पहले तारे बनने में और 20 करोड़ साल लगेंगे। इन पहले तारों ने रोशन कर दिया यूनिवर्स को, और ये आतिशबाजी यकीन मानिए अद्भुत रही होगी। यूनिवर्स अंधकार के युग से एक शानदार युग में चला गया, जब पहले तारों ने इसे गैस से रोशन कर दिया और ये भव्य तरीके से चमकने लगा। काश कि मैं वहां मौजूद होता। ये क्रिसमस ट्री की बत्तियों के जलने जैसा था। यूनिवर्स सभी दिशाओं में रोशन होने लगा जब तक कि सुंदर नजारा नहीं बन गया जिसे आज हम देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा तारे जलने लगते हैं। बिग बैंग के 1 अरब साल बाद पहली गैलेक्सी बनती है। अगले 8 अरब सालों में अनगिनत और बनती हैं। फिर लगभग 5 अरब साल पहले उन गैलेक्सीज में से एक के शांत कोने में ग्रेविटी धूल और गैस को खींचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वे एक साथ जमा हो जाते हैं और एक तारे को जन्म देते हैं, हमारे सूरज को। बिग बैंग के 9 अरब साल बाद हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम जीवन में आता है और उसके साथ ग्रह पृथ्वी। जो कुछ भी है वो बिग बैंग की वजह से मौजूद है और ये अभी भी चल रहा है। हमारा यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए बस चलता नहीं रहेगा। हमारे यूनिवर्स की एक शुरुआत थी और इसका एक अंत भी होगा। बिग बैंग के बाद के 14 अरब सालों में गैलेक्सीज बनी हैं, जो सितारों, ग्रहों और चंद्रमाओं से भरी हैं, और यूनिवर्स पूरे समय फैलता रहा है। हमने सीखा है कि स्पेस काफी बड़ा है, कम से कम 150 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ। यूनिवर्स अनंत हो सकता है। यह सचमुच हमेशा के लिए चलता रह सकता है। जवाब यह है कि सिद्धांत के रूप में बाहर कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स अनंत हो सकता है और कोई बाहर नहीं है, या ये खुद पर बंद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिशा में मैं दूर तक देखूं तो मुझे अपने सिर का पिछला हिस्सा दिखे। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि बिग बैंग ने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया जो हमेशा के लिए चलता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बिग बैंग अभी रुका नहीं है। बिग बैंग वास्तव में अभी भी जारी है। हम अभी भी धमाका कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो, इस अर्थ में कि यूनिवर्स का विस्तार जारी है। पिछले कुछ सालों में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक ये एहसास रहा है कि हमारा यूनिवर्स धीमा नहीं हो रहा है जैसे कि हम कभी सोचते थे, बल्कि ये वास्तव में तेज हो रहा है। ये एक्सेलरेट कर रहा है। ये एक रन अवे मोड में है। अब हम मानते हैं कि डार्क एनर्जी नामक कुछ है, कुछ नहीं की एनर्जी, जो गैलेक्सीज को अलग धकेल रही है और यूनिवर्स को मार रही है। हम इस विनाशकारी शक्ति को नहीं देख सकते और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये क्यों मौजूद है, लेकिन इसका मतलब बिग बैंग में बनी हर चीज का अंत हो सकता है। अगर डार्क एनर्जी यूनिवर्स को अलग धकेलती रही तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक अकेली चौकी बन सकती है। अब से 100 अरब साल बाद हमारे ज्यादातर गैलेक्टिक पड़ोसी नजर से ओझल हो जाएंगे, तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सीज अंधेरी हो जाएंगी, यहां तक कि एटम्स भी
फट जाएंगे। यूनिवर्स का जन्म, बिग बैंग, एक पल में खत्म हो गया था, लेकिन हमारे यूनिवर्स की मौत में लगभग हमेशा के लिए समय लगेगा। पश्चिमी दुनिया के उस महान दार्शनिक वुडी एलन ने एक बार कहा था कि अनंत काल का एक बहुत लंबा समय है, खासकर अंत की ओर। ये पता लगाना कि हमारा यूनिवर्स कैसे खत्म होगा बिग बैंग जितना ही गहरा रहस्य है। ये अपने आप में वापस ढह सकता है, जैसे एक गुब्बारे से हवा निकलने पर होता है। तो क्या यूनिवर्स खत्म होगा एक बिग क्रंच के साथ, बिग बैंग का उल्टा, या फिर ये फैलकर लगातार फैलकर ठंडा हो जाएगा? अगर आप चाहें तो खत्म होगा आग में या बर्फ में, या फिर धमाके के साथ या सिसकी के साथ। अगर यूनिवर्स ढह जाता है तो ये एक और बिग बैंग को जन्म दे सकता है। शायद ऐसा पहले ही हो चुका है और हम यूनिवर्स की एक लंबी कतार में से सिर्फ एक हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं निरंतर उत्पत्ति में विश्वास करता हूँ, यानी ये एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जिसमें यूनिवर्सेस टकराते हैं, अलग हो जाते हैं, नए यूनिवर्स को जन्म देते हैं, शायद हर यूनिवर्स के भीतर फिजिक्स के अलग अलग नियमों के साथ। शायद ये पहली बार नहीं हुआ है, शायद ये चक्रीय है और बार बार घूमता रहता है। अंततः ये ढह जाएगा और पूरी चीज फिर से शुरू हो जाएगी। एक यूनिवर्स हो या कई, वे सभी एक बिग बैंग से शुरू होते हैं। वो सब कुछ जो हमें इंसान बनाता है, हमारे शरीर में एटम्स, जो गहने हम पहनते हैं, वो सभी चीजें जो जीवन की त्रासदी और सुंदरता और उत्साह, प्यार और बाकी सब कुछ की ओर ले जाती है, वो उन प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न हुई जो 14 अरब साल पहले हुई थीं। और अगर हम वास्तव में खुद को किसी मौलिक स्तर पर समझना चाहते हैं तो वास्तव में हमें बिग बैंग को समझना होगा। 14 अरब साल पहले बिग बैंग ने टाइम और स्पेस, हमारे पूरे विशाल यूनिवर्स और उसमें मौजूद हर चीज को बनाया, जिसमें हम भी शामिल हैं। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या है? बिग बैंग ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, गैलेक्सीज और सितारों का वितरण। इसने उन एलिमेंट्स के निर्माण की गति तय की जो हम यूनिवर्स में देखते हैं, और यहाँ तक कि फिजिक्स के नियम भी हम सोचते हैं रचना के क्षणों में पैदा हुए थे। सब कुछ बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, 14 अरब साल पहले का एक संक्षिप्त क्षण, जिसमें हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के बारे में हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब हैं। हर खोज हमें यह समझने के एक कदम और करीब लाती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है।